हिंदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि परिक्रमा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। हमारे पहले कृषि गतिविधि खंड में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं नए कृषि कानूनों के संबंध में। क्या है ये कानून और कैसे आप इनका लाभ लेकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। जो ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हर चीज़ का जो व्यापार है वो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। तो कृषि उत्पाद जो किसान के हाथ में है उसका व्यापार क्यों ना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए ये सोचा गया कि ये व्यवस्था भी कानूनी तौर पर किसान को उपलब्ध कराई जाए। वो अब इस कानून में उपलब्ध कराई गई है। किसान के अधिकारों का सुरक्षित रखा गया है। उसकी पेमेंट समय पे हो, अगर उसकी पेमेंट में देरी होती है तो जो व्यापारी है उस पर दंड का प्रावधान हो। जो फसल बिकती है उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसकी रसीद किसान को मिले। और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पे हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में मिल पाए। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी।
इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। किसान भाइयों बहनों, अब समय हुआ है पुस्तक समीक्षा का। तो हमारे आज के कृषि साहित्यिक गतिविधि खंड में कौन सी पुस्तक आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। तो आज पुस्तक चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुणा टी कुमार, जो कि पूर्व संपादक रही हैं ICAR में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में। और हॉर्टिकल्चर, इंडियन हॉर्टिकल्चर पत्रिका के जो स्पेशल एडिशन है, जो स्पेशल इश्यूज हैं, उनमें से आज एक किताब के बारे में हम, जो पत्रिका है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है डाइवर्स वर्ल्ड ऑफ इंडिजीनियस एंड माइनर वेजिटेबल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इस खूबसूरत सी पत्रिका को। तो मैम सबसे पहले तो जानना चाहूंगी इसके बारे में कि इस पत्रिका को किसने लिखा है, उद्देश्य क्या है इसको लिखने का, और साथ ही किसानों के लिए कैसे जो है ये पत्रिका हितकारी है। भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी सब्जियों की कि उसका वर्णन बहुत ही मुश्किल है। और ये हो रहा था कि मन में एक ये इच्छा थी कि जैसे हमने पढ़ा इतिहास, जो कृषि इतिहास है उसमें पढ़ा कि आलू, गोभी, मटर और भी कुछ सब्जियां हैं जो भारतीय नहीं हैं। तो दिमाग में ये सवाल था कि फिर भारत में क्या खाया जाता था इससे पहले, जब तक ये सब्जियां नहीं आई थी, इससे पहले कौन सी सब्जियां हमारा समाज खाता था। तो उस विचार को दिमाग में रख करके और ये सोच करके कि वो जितनी भी सब्जियां उन जगहों पर उगाई जाती हैं वो सारी हमारी लोकल हैं, लोकल अवेलेबल हैं और वो रेसिस्टेंस है उनमें। और पूरे हिंदुस्तान में, फिर मैं वही बात कहूंगी, इस पत्रिका को भी हमने इसी हिसाब से बनाया है कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के राजस्थान तक हमने हर तरह की जो भारतीय सब्जियां थी उन सब्जियों को, वहाँ कौन कौन सी सब्जियां जो लोकल हैं वो अवेलेबल हैं, उनको उगाया कैसे जा सकता है, इसके अलावा उनमें वैरायटी क्या है। मैं अब इसमें आपको दिखाना चाहूँगी, आपको देख करके आश्चर्य होगा कि हमारी मटर, हमारी जो सेम है, सेम की कितनी वैरायटीज हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। अब इतनी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल हैं और जो अलग अलग स्थानों पर हमारे किसान बिना किसी परेशानी के उगाते रहे हैं और उगा सकते हैं। और इसमें हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो लोग किस तरीके से सब्जियां, वो कौन सी चीज खाते रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में मीट ईटर्स हैं, मांस भक्षी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब्जियां भी खाते रहे हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है कि राम जब वन गए थे तो कहा जाता है कि कंदमूल पर निर्भर रहे। तो वो कौन से कंदमूल थे जिन पर वो 14 साल निर्भर किए, क्योंकि उनको आग में भी नहीं भूनना था। तो वो उस सब के बारे में भी सोचते हुए हमने इसमें आपको सब चीजों की सूचना देने की कोशिश की है। किस तरीके से वो उगाई जा सकती हैं, उनका काटा जा सकता है, बाजार में लाई जा सकती हैं। ये सब चीजों के ऊपर सोचते हुए, विचार करते हुए हमने इस पत्रिका को डेवलप किया। और उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान भर से जो भी सब्जियां, तरह तरह की सब्जियां, फल, पूरा आप ये देखिए किस तरीके से डाइवर्सिटी अवेलेबल है हमारे भारतवर्ष की सब्जियों में। हमारे करेला आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, करेले की कितनी वैरायटीज अवेलेबल हैं। इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के अगर हम, हमारे किसान इन चीज़ों को उगाएंगे तो निश्चित तौर से उनको बहुत मूल्य प्राप्त होगा। तो मैम ये जो पुस्तक है इसको हमारे किसान जो है वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और क्या ये भी अंग्रेजी भाषा के अंदर ही है? ये पुस्तक भी अंग्रेजी भाषा में ही है, लेकिन ये हमको आप जब ICAR वेबसाइट पर जाएंगे तो वो वहाँ पर ये फ्रीली अवेलेबल है।
आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। केवीके के आप अपने वैज्ञानिक से पूछ सकते हैं कि आपके इलाके में कौन सी सब्जियां अच्छी उग सकती हैं, और उसकी सारी विधियां और पौष्टिक गुणवत्ता के बारे में भी इसमें बताया गया है। अब जैसे बथुए के बारे में मैंने बताया था, आप बथुआ जाड़े के मौसम में बहुत महंगा बिकने लगा है, तो उसको भी कैसे उगाया जाए और कौन कौन सी वैरायटीज अवेलेबल है, ये सब सूचना आपको पूसा से मिल सकती है। पूसा के दिल्ली केंद्र से आपको सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं और आप निश्चित तौर से एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जी, और अगर कोई किसान इसे खरीदना चाहे तो इसका मूल्य कितना है, कहाँ से और जो है इसे प्राप्त कर सकता है? इस पुस्तक का मूल्य केवल 30 रुपए है, लेकिन सालाना इसका सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, और हमारा जो बिजनेस मैनेजर ICR हैं वहां से आप इसको मंगा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, अगर आप कर सकते हैं। और अपने नवयुवक बच्चे को जो फेसबुक वगैरह जानता है उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप कहेंगे तो वो निश्चित तौर से आपको इसको देगा, और यंग एंटरप्रेन्योर्स इसको फ्री ले सकते हैं, अवेलेबल है। और इस पुस्तक में भी हम इसको डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से भी ये मैगजीन हमने बनाई है कि ये जेनेटिक रिसोर्स पर हिंदुस्तान का, भारत का हक है, ये भी ये मैगजीन साबित करती है, सिद्ध करती है। तो बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई और आपने इतनी बेहतरीन जानकारी इस पुस्तक के बारे में, इस पत्रिका के बारे में हमारे किसान भाइयों को दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिले। मुझे मेरे गांव का विकास करना है। इस गांव में रखाई क्या है? मुझे तो शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। किसके रोके रुका है सवेरा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और अब समय हुआ है कृषि शिक्षा खंड का, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर SK चतुर्वेदी जी आपके लिए क्या जानकारी लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर SK चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत आपका कृषि परिक्रमा में। धन्यवाद जी। डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है इसके बारे में, क्योंकि अगर देखा जाए लगातार मांग पहले चली आ रही थी कि एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन जब कृषि की हम बात करते हैं कई तरह की अड़चनें भी थी, लेकिन अब क्योंकि झांसी जैसे अगर ज़िले की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ना सिर्फ दूसरी जगह से जो छात्र हैं वो आवेदन भी करते हैं, लेकिन सबसे खास क्या है हमारे इस कृषि विश्वविद्यालय में? जैसा कि अभी आपने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय अगर एक केंद्र सरकार स्थापित करती है तो उसका एक अपना महत्व होता है, क्योंकि उसमें हम जो भाषाएं हैं और जो हमारे प्रदेशों की जो बाउंड्रीज हैं उनसे हम बाहर आ जाते हैं जी। इसी क्रम में भारत सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद का जो अधिनियम है उसके अनुसार वर्ष 2014 में झांसी मुख्यालय के रूप में की गई। और इसके जो विश्वविद्यालय है इसके हमारे कोई जो मूलभूत जो क्षेत्र थे उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र को कृषि प्रसार और तकनीक की दृष्टि से माना गया, लेकिन कृषि में के क्षेत्र में जो शिक्षा है, अनुसंधान है, इसके और जो संबंधित कार्यक्रम है उसके लिए विश्वविद्यालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो संपूर्ण भारत को माना गया जी। और इस क्रम में जो विश्वविद्यालय की जो धारा है 4 जो अधिनियम की उपधारा 4 और 2 के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने 2 महाविद्यालय, पहला तो हमारा कृषि महाविद्यालय है और दूसरा उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, इन 2 महाविद्यालयों की स्थापना झांसी जो मुख्य परिसर है वहां पर की गई है जी। इसका कि जो भवन है उनका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2020 को राष्ट्र को इस विश्वविद्यालय को समर्पित किया और इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही फिर दोबारा सितंबर के महीने में, अभी जो सितंबर बीता है 28 सितंबर को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
एवं मत्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिए जो भूमि पूजन का जो काम था वो ऑनलाइन हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उसका उद्घाटन किया है। और ये जो भूमि पूजन हुआ है ये मध्य प्रदेश के दतिया जनपद में एक फार्म है, वहां हम लोगों ने किया है। और इस समय विश्वविद्यालय के पास 287 एकड़ का करीब फार्म है जहां ये विश्वविद्यालय है, और 190 के करीब एकड़ के करीब जो फार्म है वो दतिया में है। तो कुल मिला के करीब 500 एकड़ का जो भूमि है वो विश्वविद्यालय के पास है। जी बिल्कुल, ये दोनों कॉलेज है। जी डॉक्टर चतुर्वेदी, यहाँ आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि जैसा आपने बताया कि हाल ही में और ज़्यादा विस्तार जो है वो किया जा रहा है इस कृषि विश्वविद्यालय का, और 2 कृषि महाविद्यालय यहाँ पर हैं। लेकिन खासतौर से देखा जाए अगर पाठ्यक्रमों की हम बात करते हैं, कुल कितने पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं? अभी जो जहाँ तक संबंध है विश्वविद्यालय का, तो विश्वविद्यालय में हम लोगों ने यूजी के जो स्नातक स्तर की बात करते हैं जी, तो उस पर एक तो कृषि है, दूसरा हमारा बागवानी है, तीसरा वानिकी है जी। अभी 3 में हम जो 3 ये मुख्य हमारी जो धाराएं हैं कृषि एवं और संलग्न विषयों की, इन 3 धाराओं में स्नातक की उपाधि दे रहे हैं जी। और इसके साथ ही इसी के साथ हमने अभी 5 विषयों में कृषि में जो कृषि से संबंधित जो विषय है जी, उनमें जो 5 विषय हैं प्रमुख रूप से हमारे, उनमें अभी स्नातकोत्तर की उपाधि देना शुरू किया है। और साथ में ही 3 विषय हमारे वानिकी और जो औद्योगिकी है, उद्यानिकी है, उनमें भी हमने स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है जी। बिल्कुल, तो इसमें मैं आपको बताना जी, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो किसान भाई है या हमारे जो छात्र हैं, छात्र बंधु हैं, छात्राएं हैं, तमाम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे विश्वविद्यालय में शिक्षा लें। तो ये हमारा जो विश्वविद्यालय है ये राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है, और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है जो अभी आपने कही शुरू में पूछा कि यहाँ 17 प्रदेशों के जो विद्यार्थी हैं वो अध्ययन करने के लिए आते हैं। ये विश्वविद्यालय कोई केवल उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के लिए या बुंदेलखंड के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। और यहाँ 17 प्रदेशों से विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं वो अध्ययनरत हैं। साथ में भी हमारे 14 प्रदेशों से जो हमारी फैकल्टी है जी, ज्यादातर जो फैकल्टी हम उसी प्रदेश की होती है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है यहाँ जो फैकल्टी है वो 14 प्रदेशों से जी। तो ये विशेष बात है कि हर भाषा का यहाँ जानकार लोग हैं, तो जो छात्र छात्राएं सुदूर स्थानों से, सुदूर प्रदेशों से जो पढ़ने आते हैं यहाँ, उनको भाषा से संबंधित भी कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए विश्वविद्यालय में जो फैकल्टी है वो भी अलग अलग तरह से अलग अलग प्रदेशों से रखी गई है। जो उच्च कोटि के हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हैं, और इसके लिए हमारे जो विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं दूसरे प्रदेशों के होंगे या जो हमारी जो फैकल्टी है वो दूसरे प्रदेशों से जितने ज्यादा होंगे उतना ही विश्वविद्यालय का जो राष्ट्रीय स्वरूप है वो हम बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर चतुर्वेदी, हम मान सकते हैं कृषि क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं, और जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो सीमाएं हैं वो सिर्फ जो हमारे राज्य हैं या जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं वहाँ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दूसरे जो राज्य हैं वहाँ से भी जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, और उसके लिए जो हम कह सकते हैं प्रोफेसर जो हैं वो भी दूसरे राज्यों से हैं यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रुचि किस क्षेत्र में नज़र आती है हमारे छात्र छात्राओं की? जैसा कि सारे छात्र छात्राएँ भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि से ही बात करते हैं जी। तो जहाँ जो मेरिट की बात है, जो छात्र मेरिट से आते हैं वो सबसे पहले कृषि में जाते हैं, उसके बाद उद्यानिकी की बात करते हैं, उसके बाद वानिकी की बात करते हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से जो कृषि है, क्योंकि कृषि रीढ़ है, और साथ में जो मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे विषय नहीं है, उद्यानिकी है, वानिकी है, मत्स्यिकी है, पशुपालन है, इनका भी सबका एक अपना महत्व है, और इन सभी विषयों में यहाँ पढ़ाई होती है। पर फिर भी जो छात्रों की जो रुचि है वो कृषि के बारे में थोड़ा सा ज्यादा होती है। और जो मेरिट है, मेरिट के हिसाब से सबसे पहले बच्चे जो आते हैं वो कृषि स्ट्रीम में आते हैं जी। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि लगातार जो छात्र छात्राएँ हैं उनकी रुचि जिस क्षेत्र में होती है, कोशिश वो करते हैं कि वो जो पाठ्यक्रम है उनको मिल सके, और उसके लिए लगातार हम मान सकते हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि उचित समय पर जो सही शिक्षा है उसको हम जो छात्र छात्राएँ हैं उन तक पहुँचा सकें, और उसके लिए कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा भी, और बेहतर ढंग से जो कृषि प्रसार है वो किया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांव की जमीन और मकान बेच दें? अरे क्या कर रही हो तुम? इसमें हर्षी क्या है? प्रिया, मैं दामिनी, उठना।
सुनो, कौन दामिनी? सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए पूरे देश में 5 लाख से भी ज्यादा सोलर पंप लगाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में कार्तिक माह को धार्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। लोग गंगा स्नान और दान पुण्य का कार्य भी इसी महीने में करते हैं। तो आइए इस पावन माह के मौके पर दिखाते हैं आपको एक मनमोहक भजन। उस यमुना के तीर, 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 मन हो जाता वही आज फिर उस यमुना के तीर, उस यमुना के तीर, उस यमुना के तीर, उस यमुना के तीर। कृष्ण गए पर गई ना उनकी, कृष्ण गए पर गई ना उनकी, यमुना पृथ्वी तल से, कृष्ण गए पर गई ना उनकी, यमुना पृथ्वी तल से, जाती उनकी उठ उठ ऊपर, जाती उनकी उठ उठ ऊपर, आज झांकियां जल से, बंसी बजाते धेनु चराते, बंसी बजाते, बंसी बजाते, धेनु चराते, संग ग्वालों की भी उस यमुना के तीर, उस यमुना के तीर, उस यमुना के तीर,
भरे आँखों में अपनी, कुंज भरे आँखों में अपनी, वही मधुर आकृतियाँ, कुंज भरे आँखों में अपनी, वही मधुर आकृतियाँ, पत्ते पत्ते पर भी उभरी, पत्ते पत्ते पर भी उभरी, छवि की अनगिन कृतियाँ, भरा रास लीला में उनका, भरा रास लीला का उनसे अभिरस गंभीर, उस यमुना उस यमुना के तीर, उस यमुना के तीर, उस यमुना के तीर, उस यमुना के और इसके साथ ही हमारे आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।